ओके बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे कंपनीज फाइनल अकाउंट का 4th पार्ट। बेटा हम इसको चैप्टर को, हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। बेटा इसका हम 3 पार्ट देख चुके हैं, मैनेजरियल रिकमेंडेशन इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ लॉस, और थर्ड हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ जनरल रिजर्व। बेटा आज हम 4th पार्ट पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का। 4th पार्ट वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 चीज़ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, तो हम आज से स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम सीखेंगे फॉर्मेट। नोट कीजिएगा, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 of the Companies Act 2013। बेटा ये फॉर्मेट हम करेंगे एज पर शेड्यूल 3, और वो भी बेटा रिवाइज है ना। तो बेटा इसमें सबसे पहले चीज़ आती है बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम, किस कंपनी की बैलेंस शीट है। अब बेटा यहाँ आता है बैलेंस शीट किस दिन की बैलेंस शीट है, उसके लिए वर्ड है एज डेट, एज एट 31 मार्च 2020। तो बैलेंस शीट के लिए क्या वर्ड होगा, एज एट। बेटा पहले एज ऑन होता था, बैलेंस शीट एज ऑन, अब है एज एट। एज ऑन का मतलब यदि 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2000, क्या फ़र्क है बेटा इन दोनों में, एज ऑन एज एट में। पहले वर्ड होता था एज ऑन, आज भी अदर देन कंपनीज में सब जगह एज ऑन ही चलता है, बाकी सब बैलेंस शीट में एज ऑन चलता है। लेकिन कंपनी का जो नया फॉर्मेट है उसमें कई सालों से चेंज आ चुका है कि हम एज ऑन की जगह लिखते हैं एज एट, है ना बेटा। क्यों बेटा, बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 का हम एग्जाम्पल है। एज ऑन, एज ऑन मतलब ये बैलेंस शीट एज ऑन मतलब 31 मार्च 2020 के दिन की है। ये बैलेंस शीट पूरे दिन की है या पूरे दिन के किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम की। बेटा यहाँ पर एक व्यक्ति जैसे कैसा ना कि फॉर एग्जांपल 1 अगस्त को मेरा बर्थडे है। अब 1 अगस्त बेटा बर्थडे पूरे दिन चलता है, 24 घंटे रहता है, रात को 12 से शुरू हो गया, अगली रात को 12 तक तो होता है बैलेंस बर्थडे ऑन। तो बैलेंस शीट एज ऑन मतलब पूरे दिन की बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट पूरे दिन की होती है या 31 मार्च की इवनिंग की 6 o'clock, मतलब जब बिजनेस आवर्स क्लोज होते हैं तब की। बेटा 31 मार्च की शाम के 6 बजे 7 बजे जब बिजनेस आवर्स क्लोज होते हैं तब की बैलेंस शीट होती है। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है, एज ऑन की जगह एज ऑन मतलब पूरे दिन की बैलेंस शीट, एज एट मतलब दिन के किसी पर्टिकुलर टाइम की। तो बैलेंस शीट कब की होती है, 31 मार्च के किसी पर्टिकुलर टाइम की, वो भी इवनिंग आवर्स जब बिजनेस आवर्स क्लोज होते हैं। तो इसलिए वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है एज एट। ओके बेटा, अब यहाँ पर हम इसका फॉर्मेट देखें। अमाउंट जो बेटा रहेगा वो लैक्स में, 1000 में, तो अमाउंट इन लैक्स, करोड़, जो भी लिखना है वो लिखेंगे बेटा। पर्टिकुलर नोट नंबर शेड्यूल्स के लिए, और ये बेटा करंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर। बेटा बैलेंस शीट में 2 साल का डेटा देना होता है, करंट ईयर का भी और प्रीवियस ईयर का, ताकि जो बैलेंस शीट पढ़े वो इसको कंपेयर करवाएगी लास्ट ईयर से करंट ईयर कैसा है। कंपेरेटिव डेटा अवेलेबल एक ही बैलेंस शीट में हो जाए, इसलिए उसको 2 ईयर के डेटा देने होते हैं। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना बेटा, तो आपको करंट ईयर ही आएगा, प्रीवियस ईयर नहीं आएगा। ये फॉर्मेट में ध्यान रखिएगा। अब बेटा यहाँ पर हम सबसे पहले बैलेंस शीट में सबसे पहले कौन सी साइड आती है बेटा, लायबिलिटी साइड, है ना। लायबिलिटी में वर्ड क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड बेटा ये हमारा हेडिंग है। बेटा देखिए, आप पुराना बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता होगा। पहले क्या था बेटा, इधर लिख दो लायबिलिटी, इधर असेट्स। आज भी प्रोप्राइटी में यही चलती है, पार्टनरशिप में यही बैलेंस शीट चलती है। इधर लायबिलिटी बेटा, इसमें कैपिटल भी आ जाती है, क्रेडिटर भी आते हैं,
रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है बेटा। क्या वाकई में कैपिटल लाइबिलिटी होती है? ठीक है बेटा, बिजनेस के लिए बोलते हैं हाँ लाइबिलिटी है, लेकिन कंपनी में इसको लाइबिलिटी नहीं माना गया, क्योंकि ये ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ आवर्स कंपनी, जब कंपनी की जब तक है तब तक इक्विटी केवल तो वापस नहीं करना है, तो बेटा ये इसको लाइबिलिटी नहीं मानना चाहिए। इसलिए उन्होंने अब क्या बोला है कि यहाँ पर लाइबिलिटी अलग है और इक्विटी अलग है। तो इसलिए पहले जो वर्ड होता था लाइबिलिटी, उसको बदल कर दिया गया इक्विटी एंड लाइबिलिटी। ओके, तो बेटा इक्विटी एंड लाइबिलिटी वर्ड है ज़्यादा अप्रोप्रिएट रादर देन लाइबिलिटी, क्योंकि इसमें शेयर होल्डर फंड जो है वो कोई लाइबिलिटी नहीं है, बल्कि ऑनर्स का फंड है, इसलिए अब ये वर्ड है। बेटा इसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, आपको फॉर्मेट रटना पड़ेगा। सबसे पहले बेटा इसमें आएगा शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। कितनी कैपिटल लगा रखी है शेयर होल्डर ने बेटा? इसमें इसका शेयर कैपिटल, इसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आ जाएगी। इसका नोट नंबर 1 बन गया बेटा। इसमें कितनी इक्विटी है, कितनी प्रेफरेंस है, कितनी अथोराइज है, कितनी कॉल्ड अप पेड अप, ये सब आएगा नोट नंबर 1 में। ओके, और बेटा अगला शेड्यूल जो बनेगा वो बनेगा किसका? सरप्लस। सरप्लस, जितने भी सरप्लस, मतलब पहले इसका नाम था बेटा रिजर्व सरप्लस, अब वर्ड है ओनली सरप्लस। आफ्टर अमेंडमेंट हम यहाँ पर सिर्फ टर्म यूज़ करेंगे सरप्लस। पहले हुआ करता था रिजर्व एंड सरप्लस, अब होगा ओनली सरप्लस। बेटा इसके अंदर जनरल रिजर्व, P&L, कैपिटल रिजर्व, CRR, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, सारे आइटम इसी में आएंगे, वो हम लिखेंगे एक बार। ठीक है बेटा, ये हो गया। ठीक है, तो ये हुआ सरप्लस। ठीक है, सरप्लस। अब इसके बाद में यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन मनी, यदि क्वेश्चन है तो, वैसे जनरली क्वेश्चन में आती नहीं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट। बेटा ये अभी मनी जो आई है, तो ये मनी अभी कैपिटल में कन्वर्ट नहीं हुई है, इसलिए इसको शेयर फंड में नहीं लिया गया। अभी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट है, इसलिए अलग से रखा गया इसको। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट। उसके बाद यहाँ पर 3rd नंबर पे हम ले लेते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़। मतलब होता है बेटा नॉन करंट, मतलब जो लाइबिलिटीज़ करंट नहीं है, मतलब जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वो आएगी। इसमें बेटा क्या क्या आ सकता है, इसके अंदर हम क्या क्या ले लें? जैसे इसमें ले लें बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जैसे डिवेंचर, राइट, डिवेंचर, ये होगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग। डेफर्ड टैक्स, ये आपको ज़्यादा काम का नहीं है, फिर भी डेफर्ड टैक्स ये आपको एस में बताया जाएगा, पर ये प्रैक्टिकली आता भी नहीं है किसी अकाउंट के क्वेश्चन में। उसके बाद यहाँ पर और क्या लीजिए बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ गई, डेफर्ड टैक्स आ गया, अदर नॉन करंट लायबिलिटी, कोई और नॉन करंट लायबिलिटी है, और फिर यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। देखिए बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में तो आपने समझा, एग्जांपल डिवेंचर हुआ, कोई लॉन्ग टर्म लोन किसी बैंक से लिया हुआ है 7 ईयर का, 5 ईयर का, 4 ईयर का, तो लॉन्ग टर्म लोन ऊपर आ जाएगा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी गिवन हो तो ठीक है, वो आपको एस में समझाया जाएगा। और अदर नॉन करंट लायबिलिटी और एक लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। बेटा जैसे कुछ प्रोविज़न ऐसे होते हैं शॉर्ट टर्म, कुछ प्रोविज़न होते हैं लॉन्ग टर्म। यदि प्रोविज़न बनाया जा रहा है ग्रेच्युटी के लिए, फॉर एग्जांपल प्रोविज़न फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविज़न फॉर ग्रेच्युटी, बेटा वर्कर को ग्रेच्युटी कब देते हैं? उसके रिटायरमेंट पे। तो क्या ये अभी देनी है? नो, ये देनी है उसके रिटायरमेंट पे। तो बेटा ये लायबिलिटी कब आएगी? तो उसके लिए जो अभी लायबिलिटी आई नहीं तो उसके लिए बनाया गया प्रोविज़न, तो ये बेटा होगी लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। तो प्रोविज़न फॉर ग्रेच्युटी क्या हो गया? लॉन्ग टर्म। अदर नॉन करंट लायबिलिटी जो कोई भी लायबिलिटी जो अभी नहीं पेबल है, कुछ समय बाद है, लंबा समय बाद, लेकिन उसका हेड नहीं है, तो कोई अदर हेड नहीं है, तो वो अदर नॉन करंट लायबिलिटी है। ये ठीक है बेटा, ये हुआ 3rd। फिर आता है फोर्थ में करंट लायबिलिटी।
बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है बेटा। और आपको हॉट गैस में जाना भी नहीं है। सी फाइनल पे आप ज़्यादा इतना देंगे। अभी तो इतना एग्जामिनेशन में आपके लिए रिक्वायर्ड उतना मैं जरूर बता रहा हूँ। और नॉन करंट लाइबिलिटी की बात, करंट लाइबिलिटी इसमें सबसे पहले नंबर 1 शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, बेटा आया था लॉन्ग टर्म बोरिंग, नॉन क्रेडिट में सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरिंग के बाद यहाँ पर बोरिंग के बाद ट्रेड पेबल इसमें क्या क्या है? ट्रेड क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल प्लस एक्सपेंसेस यदि बिजनेस की कोई आउटस्टैंडिंग है तो। ट्रेड क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये सब क्या है? ट्रेड पेबल, ये सब ट्रेड पेबल में आएंगे। ठीक है बेटा, ये हमारी सब करंट लाइबिलिटीज है। उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटी, अदर कोई करंट लाइबिलिटी है जैसे इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर, एग्जाम्पल है बेटा। ठीक है, ये आ गया अदर करंट लाइबिलिटी, इंटरेस्ट पेबल। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स जो हमें अगले साल ही पे करना है। तो बेटा ये क्या हुआ? प्रोविजन फॉर शॉर्ट पीरियड। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या आएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। हाँ, अदर करंट लायबिलिटी मैंने लिखा दिया आपको, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर, या कई बार डिविडेंड पेबल प्लस डिविडेंड पेबल भी लिख दो। यदि डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है तो जल्दी ही पे करना है, वो भी क्या है? अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है बेटा, तो क्या हुआ? मेन हेडिंग शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, नॉन करंट लायबिलिटी और फिर करंट लायबिलिटी। ठीक है, इसमें एप्लीकेशन मनी कम ही आता है। आपको चार तो बिल्कुल याद रखना है, शेयर होल्डर फंड, नॉन, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी और फिर करंट लायबिलिटी। ओके बेटा, एग्जाम में यदि शेयर एप्लीकेशन मनी नहीं आया तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको क्या फॉर्मेट एज इट इज़ फॉलो करो। ये फॉर्मेट भी आपको एज इट इज़ फॉलो नहीं करना है। मतलब यदि आपको करंट लायबिलिटी में सिर्फ वहाँ पर ट्रेड पेबल है तो आप सिर्फ ट्रेड पेबल लिख के छोड़ सकते हो, सारा फॉर्मेट नील करना जरूरी, लिखकर नील करना जरूरी नहीं है। ओके, एग्ज़ाम में आपके पास टाइम इतना पॉसिबल ही नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन मैनेज कर पाएँ। ठीक है बेटा, ये हुआ आपकी टोटल। ठीक है, इसके बाद अभी मैंने आपको डेटा लिखना है करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। इसके बाद बेटा ये तो टोटल हो जाएगा। इसके बाद आता है बेटा असेट साइड में, हेडिंग होता है असेट्स। इसमें कोई चेंज नहीं है, असेट्स सिंपल। ठीक है, हेडिंग हुआ असेट साइड का, ओनली असेट्स। इसमें सबसे पहले बेटा आती है, सबसे पहले लॉन्ग टर्म असेट्स में सबसे पहले आती है नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट मतलब जो असेट करंट नहीं है, मतलब लॉन्ग टर्म वाली। ओके, तो बेटा ये आती है सबसे पहले नॉन करंट असेट। इसमें सबसे पहले आएगा, पहले आता था बेटा फिक्स्ड असेट, उसका नाम क्या हो गया? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये हमारा हेडिंग है। पहले बेटा इसका नाम क्या था? फिक्स्ड असेट। अब क्या आ गया? फिक्स्ड असेट वर्ड को हटाकर रख दिया गया प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है बेटा, वही फिक्स्ड असेट। हम यदि अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू हैं तो फिक्स्ड असेट्स भी ठीक है, उसका नाम उन्होंने कर दिया प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, इसमें बेटा दो हैं, टेंजिबल, जिसमें आपका बेटा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर एंड फिक्चर और इक्विपमेंट जो भी है सब बेटा जाएंगे इसमें टेंजिबल में। और सेकंड इंटेंजिबल, बेटा इसमें तो ढेर सारी होती है, गुडविल,
इंटेंजिबल है लाइसेंस, ट्रेडमार्क, ETC, ये सब बहुत सारी चीज़ होती है। कोई ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, कुछ भी हो, ये सब चीज़ें क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये सब बेटा गुडविल भी लॉन्ग टर्म होती है। ये सब एसेट्स हैं वो जो लॉन्ग टर्म है, उसको हमने लिखा है नॉन करंट एसेट्स में, ठीक है। उसके बाद इसी में एक मिनट, इसी में भी नॉन करंट एसेट में एक तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में है, फिर अदर यहाँ पर आएंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बेटा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसका मैच्योरिटी पीरियड लंबा है, आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको हमने लॉन्गर पीरियड तक होल्ड करने का इंटेंशन रखा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है बेटा। फिर यहाँ जाएगा जनरली ये एग्जाम में काम नहीं आता है, फिर भी लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस। बेटा हम ये मान के चल रहे हैं कि कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन इसने दिया हुआ है, तो असेट जाएगा। वैसे जनरली ये एग्जाम में आता नहीं, फिर भी लिख लिया। अदर नॉन करंट असेट्स, अदर नॉन करंट असेट, ओके ठीक है बेटा। अब यहाँ पर दूसरा करंट असेट्स, करंट असेट्स, करंट असेट्स में सबसे पहला है, सबसे पहले इसमें करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। बेटा ऊपर थे नॉन करंट यानी लॉन्ग टर्म, और ये है शॉर्ट टर्म जिनका मैच्योरिटी विद इन ए ईयर है, जिसको हम जल्दी ही रियलाइज़ करने वाले हैं, शॉर्ट टर्म। बेटा शेयर्स हो, यदि शेयर्स को हमने सोच रखा है कि 2-3 महीने में बेचने वाले हैं तो वो शॉर्ट टर्म हो गए, और जिसको हम 2 साल बाद बेचने वाले हैं वो लॉन्ग टर्म हो गए। तो डिपेंड ऑन इंटेंशन, ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, फिर भी मैंने बता दिया। तो बेटा इन्वेस्टमेंट यदि शॉर्ट टर्म है तो इसमें आएंगे सबसे पहले। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेंट्री, फिर है मतलब इसमें स्टॉक आ जाएगा सब तरह का। इन्वेंट्री में यदि लिखना चाहें तो क्या क्या आएगा बेटा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, NWIP एक्सेट्रा, ठीक है, इन्वेंट्री हो गया, ठीक है बेटा। तो करंट असेट में क्या क्या आ गया, करंट इन्वेस्टमेंट मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। इसमें क्या क्या आएगा बेटा, डेटर्स, ट्रेड डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल एक्सेट्रा। और यहाँ पर इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर लास्ट में अदर करंट असेट्स कुछ है तो यही फॉर्मेट है बस टोटल, ठीक है। ये तो है बेटा फॉर्मेट। अब यहाँ पर इसकी नोट्स कैसे बनती है वो देखिए, नोट्स टू अकाउंट। बेटा ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है। नोट्स, नोट नंबर 1 जनरली जो बनता है फॉर शेयर कैपिटल, नोट 1 फॉर शेयर कैपिटल। यहाँ पर आपको बताइए बेटा सबसे पहले क्या दिखाते हैं, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल,
इक्विटी की, प्रेफरेंस की। फिर बेटा यहाँ पर आता है उसके बाद इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। पेड अप कैपिटल, इसमें बेटा इक्विटी और प्रेफरेंस। प्रेफरेंस है ना बेटा, इक्विटी और प्रेफरेंस। इसमें एक स्पेशल पॉइंट है बेटा, यहाँ पर जो कैपिटल अदर देन कैश इशू की गई है उसे हाईलाइट करना पड़ता है, ऑफ विच एग्जाम्पल के लिए 4000 शेयर्स, 4000 इक्विटी शेयर्स, या लिख दें 40,000 इक्विटी शेयर्स पर इशूड टू वेंडर ऑफ प्लांट। मतलब ये शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है कि जिस शेयर्स के बदले आपको कैश नहीं मिली वो आपको यहाँ पर हाईलाइट करना होता है। तो कंपनी ने 40,000 शेयर्स किसी प्लांट के बदले में प्लांट बेचने वाले को इशू किए थे। मतलब 40,000 शेयर्स के बदले कंपनी को कैश नहीं मिली, बदले में मिला था प्लांट। तो ये आपको यहाँ पर नोट नंबर 1 में हाईलाइट कर देना चाहिए कि कितने शेयर्स अदर देन कैश इशू हुए थे। ओके, अदर देन कैश ये हुए बेटा, ये नोट नंबर 1 हुआ। नोट नंबर 2 सरप्लस। बेटा ये पहले नाम हुआ था रिजर्व सरप्लस, अभी है सरप्लस। इसमें बेटा क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले इसमें कोई जैसे ए है ये प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी कितना था वो लिखा जाए कि कितना था ओपनिंग बैलेंस। फिर यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये सब यहाँ शो करना पड़ता है शुरू में बेटा। एक तरह से ये पी अप्रोवेशन बन रहा है ना। फिर इसमें से लेस डिविडेंड, कितना कंपनी ने डिविडेंड दिया, कितना ट्रांसफ़र टू रिजर्व वो भी घटाओ, किसी भी रिजर्व में भेजा, और क्या बचा वो दिखा दो बाहर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L। बेटा ये आपको मूवमेंट शो करना पड़ता है। ये रिक्वायरमेंट शेड्यूल 3 की, कितना ओपनिंग था, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना ओपनिंग बैलेंस कितना था, फिर प्रॉफिट कितना हुआ, उसमें से क्या क्या अप्रोप्रिएशन हुए। यहाँ क्या आता है अप्रोप्रिएशंस, ये हमने लेस किया कि हैं एग्जाम्पल में अप्रोप्रिएशंस, ठीक है। फिर जैसे हुआ बेटा जनरल रिजर्व, ये बेटा ओपनिंग कितना था वो दिखाया जाए, ओपनिंग बैलेंस कितना था, ट्रांसफ़र फ्रॉम P&L कितना हुआ वो जोड़ा जाए, लेस अप्रोप्रिएशन, इसके यूजेस क्या हुए, लेस यूजेस या लेस जैसे ट्रांसफ़र टू CRR, इससे बनाया गया CRR, या बोनस इशू हुआ, बोनस इशू में यूज़ हुआ, या बायबैक में यूज़ हुआ। बेटा ये सब लेस कर देंगे है ना, और बचा बैलेंस ऑफ रिजर्व बाहर दिखा देंगे। मतलब रिक्वायरमेंट ये है, रिजर्व सरप्लस के हर आइटम के मूवमेंट को शो करना पड़ता है, क्या ओपनिंग था, क्या क्लोजिंग है, कैसे ओपनिंग तक क्लोजिंग तक पहुँची, आपको दिखाना पड़ता है। बेटा इसमें और क्या क्या आता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम। ये एग्जाम्पल है, एग्ज़ाम में आपको ये है तो लिखना है, नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं। बेटा कई सारे रिजर्व जो एज पर इनकम टैक्स एक्ट बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व, जैसे एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व एक्सेट्रा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व,
इस तरह के जो भी है बेटा, ऑल रिजर्व सरप्लस के आइटम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और इसका टोटल जाएगा ऊपर बैलेंस शीट में। ये है शेड्यूल 2 का एग्ज़ाम, मतलब शेड्यूल 2 का फॉर्मेट। तो बेटा शेड्यूल 1 हमने बनाई है फॉर शेयर कैपिटल। ये कंपलसरी नहीं कि इसको 1 ही लिखा जाए, लेकिन जनरली ऐसा होता है। शेयर कैपिटल के लिए शेड्यूल 1 हो गया और सरप्लस के लिए हो गया शेड्यूल 2। अब बेटा यहाँ पर जिस जिसके लिए शेड्यूल बनेगी, फॉर एग्जांपल हम सबके लिए नहीं बना रहे, जैसे हमने बनाई शेड्यूल उसके लिए, अब इसके बाद हमने जैसे बनाई टेंजिबल एसेट्स के लिए नोट। और बेटा वैसे तो ठीक है, जनरली जो होता है टेंजिबल नोट 3 टेंजिबल, इसमें बेटा सारी फिक्स्ड एसेट आ जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इसकी कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा, है ना बेटा। अब इसके अंदर यदि इंटेंजिबल की भी हो तो उसकी शेड्यूल बना लेंगे, ज़रूरी नहीं है। यदि बहुत सारे आइटम है, गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, तो शेड्यूल नोट नंबर 4 फॉर इंटेंजिबल, इस तरह से, ठीक है। जनरली जो बनते हैं वो बता रहा हूँ मैं। नोट 4 बेटा ट्रेड एक रिसीवल, इसमें ट्रेड रिसीवल में ट्रेड डेटर, या इसमें आता है ट्रेड डेटर्स। बेटा इसमें जो क्लासिफिकेशन दिखाएंगे आप, डेटर्स आउटस्टैंडिंग फॉर ए पीरियड more than 6 month और अदर्स। बेटा जो डेटर को उधार माल बेचे को 6 महीने से ऊपर हो गया है, जो डेटर को टाइम ज़्यादा हो गया है मोर देन 6 मंथ, उसको अलग दिखाया जाए क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है, और जिन डेटर को 6 महीने से कम हुआ है उनको अलग दिखाया जाए, ओके। तो बेटा डेटर्स को हम यहाँ पर एज वाइज सेग्रीगेट करते हैं, डेटर्स आउटस्टैंडिंग फॉर ए पीरियड मोर देन 6 मंथ एंड अदर्स। ऐसे डेटर जिनको 6 महीने से ज़्यादा टाइम से उनसे अमाउंट पेमेंट नहीं आया, उनको अलग दिखाया जाए, क्योंकि इसमें डेटर से पेमेंट 6 महीने तक नहीं आना ये एक रिस्क इशू है। तो बैलेंस शीट पढ़ने वाले यूज़र को पता पड़ना चाहिए कि कंपनी में डेटर का स्टेटस क्या है, क्योंकि इससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इफेक्ट होती है। यदि डेटर में रिकवरी नहीं हुई तो कंपनी मुश्किल में आएगी, फाइनेंशियल पोजीशन उसकी डिस्टर्ब होगी। तो यूज़र को नॉलेज होना चाहिए कि डेटर किस स्टेटस के हैं। तो ये डेटर का एज वाइज क्लासिफिकेशन आपको यहाँ दिखाना होता है, ओके बेटा। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई है। अब जैसे हो सकता है इन्वेंट्री के लिए बनता हो, इन्वेंट्री कई तरह की होती है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ स्टोर्स आइटम, वो जो भी है। तो बेटा ये सब नोट बनेंगे ऑन डिमांड, है ना। तो ये है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, ओके, ठीक है बेटा। अब हम कोई एग्जांपल लेके बाद में देखेंगे, अभी तो मैंने सिर्फ फॉर्मेट लिखवाया है। आप ये फॉर्मेट कहीं से कॉपी भी कर सकते हैं, पर इसमें जो चेंजेस है बेटा वो ध्यान रखिएगा बस, ठीक है, ओके बेटा। अब हम बैलेंस शीट के बाद फॉर्मेट देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। वो भी देख लें बेटा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ जो भी कंपनी है, ये हमेशा फॉर द ईयर होता है, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है बेटा। ये हम बनाते फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस का। यहाँ पर पर्टिकुलर यदि कुछ जनरली तो बेटा हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चलें, करंटली ले रहे हैं हम अमाउंट। सबसे पहले बेटा इसमें आती है इनकम साइड में, सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटे फॉर्मेट तो आप कहीं से देख के भी लिख सकते हैं।
बेटा जैसे इसमें आ गया सेल्स, कहीं से रॉयल्टी रिसीव्ड रिलेटेड टू बिजनेस, है बेटा, तो जो भी प्लस बैड डेट्स रिकवर्ड, अब स्क्रैप फिनिश गुड्स की हो, स्क्रैप की सेल हो, फिनिश गुड्स की सेल हो, सब सेल आ जाएगी बेटा। वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बिजनेस से हुआ रेवेन्यू, ठीक है। तो ये तो रेवेन्यू फ्रॉम अदर रेवेन्यू। अदर रेवेन्यू मतलब वो इनकम जो बिजनेस से नहीं है, जैसे इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटा ये कंपनी हम मान के चल रहे कि इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग है, तो उसको इंटरेस्ट जो मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पर, वो उसकी क्या होगी, अदर रेवेन्यू। तो ये हो गई बेटा टोटल रेवेन्यू, दोनों को मिलाकर क्या आ गया, ये बेटा हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया टोटल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, टोटल रेवेन्यू। बस यही बेटा, ये आपकी होगी इनकम साइड। बस दो पार्ट में किया, बिजनेस से इनकम कितनी हुई और अदर देन बिजनेस इनकम कितनी हुई, ठीक है। इसके बाद बेटा इधर आती है एक्सपेंसेस साइड। एक्सपेंसेस, इसमें सबसे पहले कोई यदि हम लिख दें रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम लिख दिया। फिर इसमें क्या क्या क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग, तो ये क्या आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर बेटा इसमें आता है परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, यदि फिनिश गुड्स या स्टॉक इन ट्रेड खरीदा है वो आता है बेटा यहाँ पर। अब यहाँ पर एक है, यहाँ आता है चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री बेटा जैसे इंक्रीज, बेटा इन्वेंट्री मतलब यहाँ फिनिश गुड्स आना चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग का इफेक्ट यहाँ आ चुका है, तो यहाँ पर आएगा सिर्फ फिनिश गुड्स का। वैसे एग्जाम में कभी आज तक क्वेश्चन ऐसा आया नहीं है कि जिसमें रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स दिया हो। इंक्रीज इन स्टॉक, या हो सकता है डिक्रीज इन स्टॉक। बेटा इंक्रीज इन स्टॉक है या डिक्रीज इन स्टॉक है, वो भी आपको यहाँ शो करना है, दोनों में से कुछ एक चीज़ आएगी। तो चेंज इन इन्वेंट्री में स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग, मतलब ये क्या है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ये भी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है, उससे इंक्रीज भी आ सकता है, डिक्रीज भी। अब बेटा यहाँ पर किसको क्या लिखना है, यदि स्टॉक, बेटा सोचिए ना, ओपनिंग स्टॉक जैसे 10,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 है, ये बात चल रही क्लोजिंग स्टॉक की। ओपनिंग स्टॉक 10, क्लोजिंग स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री, ठीक है बेटा। स्टॉक 5 से बढ़ा, ये क्या आया, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज, स्टॉक 5 से बढ़ा है तो ये क्या हुआ, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ये आया बेटा। अब इसको क्या करना है, इंक्रीज और डिक्रीज को दिखाना है यहाँ पर, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज। बेटा किसको हम इनकम माने, किसको, मतलब यहाँ किसको लिखे ब्रैकेट में, किसको लिखे विदाउट ब्रैकेट, अब समझिए ये, ठीक है। अब देखिए कैसे बेटा, यदि आपको ये 5,000 है तो इसको आप यहाँ ब्रैकेट में कर दीजिए, इंक्रीज है तो मतलब आपको दिखाना है ब्रैकेट में, और डिक्रीज है तो एज इट इज, मतलब आपको, ये तो आपका फर्स्ट आइटम हुआ रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, और फिर ये चेंज इन इन्वेंट्री। फिर अब आप कहेंगे क्या होता है बेटा, जैसे देखिए ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक यहाँ आता है, क्लोजिंग यहाँ आता है ना बेटा। ओपनिंग क्लोजिंग का नेट जब लिया जाए तो कितना बचता है, 5। बेटा 5 को क्या माना जाए, ये आपका जनरली होता था ट्रेडिंग, आप ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लेते थे, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लेते थे। अब नेट देखिए बेटा, नेट क्या 5 है, क्या आ रहा है, क्रेडिट,
तो बेटा ये इससे आपका जीपी क्या होगा, इनकम क्या होगी, इसको इनकम माना जाए एक्सपेंसेस। बेटा 10 डेबिट 15 क्रेडिट और नेट आ रहा है 5 क्रेडिट, इसका मतलब 5 की क्या हुई, इनकम। सिर्फ मैं साइड की पॉइंट ऑफ से बात कर रहा हूँ। तो बेटा 5 हमारी इनकम है, इंक्रीज इन स्टॉक हमारी इनकम है। तो बेटा इनकम है तो इसको फिर ऊपर लिखना चाहिए था, पर हमारे फॉर्मेट में तो है ही नहीं प्लेस की ऊपर लिखा जाए, उसको लिखना तो यही है। तो किया जाए बेटा, ये हमारी साइड चल रही है एक्सपेंसेस साइड। एक्सपेंसेस में जब ये इनकम दिखाएंगे तो बेटा क्या होगा, इससे हमारा एक्सपेंसेस कम हो गए, तो हमें इसको क्या करना है, ब्रैकेट में लेना है। और डिक्रीज इन स्टॉक को हमें एक्सपेंसेस मानना है। कैसे बेटा समझिए। बेटा ओपनिंग स्टॉक है 10, क्लोजिंग स्टॉक है सिर्फ 4000। बेटा ये क्या आया, ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ, 6000 से क्या हुआ, कम हुआ, ये है डिक्रीज। ये क्या है, डिक्रीज इन स्टॉक। बेटा 10 डेबिट और 4 क्रेडिट, नेट क्या बचा, 6 डेबिट। 6 क्या है बेटा, डिक्रीज इन स्टॉक मतलब डेबिट साइड, डेबिट मतलब एक्सपेंसेस, तो इसको एक्सपेंसेस मानकर एज इट इज़ लिख दिया जाए, क्योंकि यही तो एक्सपेंसेस साइड है। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, इंक्रीज इन स्टॉक को आपको ब्रैकेट में लिखना है, इंक्रीज इन स्टॉक को क्या लिखना है, ब्रैकेट में, और डिक्रीज को एज इट इज़ एक्सपेंसेस। आप यदि इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। बेटा फिर से बताऊँ लास्ट पॉइंट एक बार फिर से, ओपनिंग स्टॉक 10 है, क्लोजिंग स्टॉक 15 है, 10 हटा बचा 5, ये है इंक्रीज। तो बेटा इंक्रीज क्या हो रही है, इनकम या एक्सपेंस, इनकम। और बेटा इंक्रीज है, इनकम है, पर लिखना कहाँ पड़ रहा है, एक्सपेंस साइड में, तो क्या किया जाए, इसको एक्सपेंसेस में से लेस किया जाए। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट को हम बदल नहीं सकते, फॉर्मेट में आपको इंक्रीज या डिक्रीज दोनों ही दिखाना होता है। ठीक है बेटा, ये हुआ। और आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये तो हुआ एक्सपेंसेस में, अभी आगे अब एक्सपेंसेस में फोर्थ, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मतलब क्या बेटा, सैलरी, बोनस, उनको अलाउंसेस, एम्प्लॉय को जो भी खर्चे हुए हैं बेटा, एम्प्लॉय की सारी कॉस्ट यहीं पे आएगी, उनकी जो भी खर्चे हैं उनसे रिलेटेड, पीएफ, ईएसआई सब, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट बेटा, इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन या कोई लोन लेने की कॉस्ट, जो भी लोन से रिलेटेड कॉस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, लोन लेने की कॉस्ट है, वो सब क्या होगी, फाइनेंस कॉस्ट। और बेटा उसके बाद डेप्रिसिएशन एंड अदर अमोर्टाइजेशन, गुडविल राइट ऑफ की, पेटेंट राइट ऑफ किया एक्सेट्रा, यहाँ आएगा अमोर्टाइजेशन। फिक्स्ड एसेट पर डेप्रिसिएशन और अदर अमोर्टाइजेशन यहीं पर आएगा। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, कुछ बच गए तो इधर आएंगे। अदर एक्सपेंसेस जैसे डायरेक्टर रेम्युनरेशन, क्योंकि बेटा वो एम्प्लॉय तो है नहीं, एक्सेट्रा। बेटा ये सब एक्सपेंसेस साइड है, ये टोटल एक्सपेंसेस। इसको बेटा हम करते हैं टोटल ए, इसको करते हैं टोटल बी, ये एक्सपेंसेस। तो बेटा क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट, ए माइनस बी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। जनरली एक्स्ट्राऑर्डिनरी वगैरह आता नहीं, फिर भी इसमें से बेटा आप यहाँ पर हम, ये तो हमारा इनकम हुआ, इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, बेटा इनकम है तो जोड़ देंगे और लॉसेज हो तो घटा देंगे।
प्लस या माइनस। अभी आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब घटना बचा है नेट प्रॉफिट, ये आ गया बिफोर टैक्स। इतना काफ़ी बेटा एग्जाम पर्पज से। लेस प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, बेटा ये घटने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट। एग्जाम पर्पज़ के लिए इतना काफ़ी है। नेट प्रॉफिट का मतलब ही होता है आफ्टर टैक्स। ठीक है बेटा, तो इतना फॉर्मेट हमारे लिए काफ़ी। बाकी देखिए बेटा, आप यदि इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो वो फाइनल के लिए होगा। एग्जाम पर्पज़ के लिए जो मैंने बताया उससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है बेटा। प्रैक्टिस तो हम क्वेश्चन के साथ ही होगी। एक बार लिख जरूर लें और लिखते लिखते इसको रटने की कोशिश भी करें। ओके बेटा, तो हमारा आज का ये लेक्चर ओनली फॉर फॉर्मेट था, और आई थिंक ये फॉर्मेट आप एक बार लिख कर आपको इसे याद करना होगा। ओके बेटा, आज इतना ही काफ़ी। थैंक यू।